हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 5 दिसंबर 2024 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो सी सेट लाइव क्लासेस का बैच है जो 5 अक्टूबर से शुरू हुआ है, इस बैच में अगर आप अभी भी एनरोल करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 या 2 दिन का मौका आप लोगों के पास रहेगा, क्योंकि उसके बाद इस बैच में एनरोलमेंट हम लोग क्लोज करने वाले हैं। फिर एक नया बैच हम लोग लॉन्च करेंगे। तो अभी भी ये बैच आप लोगों को सिर्फ 999 में प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी जो अदर डिटेल्स है वो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप एनरोल करना चाहें तो वहीं से कर भी सकते हैं। और कोई भी अगर आपके मन में डाउट है, कोई सवाल है इस कोर्स को लेकर, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दैट इज़ 9150449990। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं तो वो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की कुछ मदद मिलती है, कुछ हेल्प होती है या फिर आप लोग कुछ नया सीखते हैं, तो प्लीज़ आगे आएँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों के लिए ही रहेगा, आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ, आपके सहयोग की, आपके सपोर्ट की, आपके कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सभी लोग आगे आएँ और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। तो चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। ठीक है। इसमें फ्रंट पेज पे अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में सरकार बनने का रास्ता जो है वो साफ़ हो गया है और देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ये आज लेंगे। ठीक है। इनके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो एनसीपी के अजीत पवार हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे और जो एकनाथ शिंदे हैं जो इससे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री थे, हो सकता है कि वो भी डिप्यूटी सीएम की या उप मुख्यमंत्री की शपथ लें, बट उनका नाम अभी तक मतलब उसको लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं है। ठीक है। तो फाइनली लगभग 10 दिनों के बाद, ठीक है, लगभग रिजल्ट तो खैर 23 तारीख को आ गए थे, लेकिन विधानसभा का सत्र पूरा होने के मतलब उसका जो कार्यकाल है वो पूरा होने के भी लगभग 10 दिन के बाद यहाँ पर अब सरकार बनना तय दिख रहा है। आज ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुखबीर बादल एस्केप्स अटैक ऑन सेकेंड डे ऑफ गार्ड ड्यूटी एट द गोल्डन टेम्पल। ठीक है। यहाँ पर जो सुखबीर ये हैं, सुखबीर सिंह बादल, ये पंजाब के फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल के ये नेता भी हैं और ये बेसिकली जो है वो गोल्डन टेम्पल के बाहर गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे। इनको इस तरीके का एक पनिशमेंट मिला हुआ था। उसी दौरान इनके ऊपर एक व्यक्ति जिसका नाम है नारायण सिंह चौरा, उसने फायरिंग करने की कोशिश की। हालांकि वो जो बुलेट है वो उस व्यक्ति ने फायर कर दी थी, बट वो इनके ऊपर नहीं लगी। वो बुलेट जो है इनके पीछे जो दीवार थी उस पर जाके लगी है। ठीक है। तो इस तरीके की घटनाएं जो है यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है। ये वो व्यक्ति है, दैट इज़ नारायण सिंह चौरा, जिसने ये फायरिंग यहाँ पर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच के पेजेस में सच कोई खास आर्टिकल नहीं है, सीधे हम लोग एक्सप्लेन पेज पर देखेंगे 3 आर्टिकल्स जो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है। तो ये है वो 3 आर्टिकल। सबसे पहला, विंडफॉल गेन टैक्स ऑन ऑयल पुट टू रेस्ट, यानी कि ऑयल के ऊपर जो गेन ये लगता था विंडफुल गेन टैक्स, इसको सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब क्या ये कदम है और क्या इस कदम का सिग्निफिकेंस है, महत्व है, वो हम समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक टर्म दिया गया है, दैट इज़ लेक इफेक्ट स्नो। ठीक है। लेक इफेक्ट स्नो एक ऐसा फिनोमेना जो ग्रेट लेक्स के रीजन को फ्रीज कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद नीचे एक आर्टिकल और दिया हुआ है, दैट इज़ प्रोडक्शन कैप एंड केमिकल्स बैन, वाई ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स कोलैप्स। है ना, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर एक जो है वो डिस्कशन चल रहा था, है ना। मैंने बताया था आपको साउथ कोरिया के बुसान में, तो वहाँ पर ये चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो पाई हैं और जो ये बातचीत है वो कोलैप्स हो गई है।
ठीक है, तो इन आर्टिकल्स के ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। और इन आर्टिकल्स पर चलने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, है ना, तो प्रीलिम्स आप लोगों का पहला स्टेप होगा। तो आप लोग अगर अपने प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपनी जो तैयारी है उसको एसेस करने या जांचने के लिए आप लोगों के पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, है ना, जिसमें जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सी सेट, तीनों ही चीज़ें आपको मिल जाती हैं। 849 रुपीज़ में आपको 91 टेस्ट मिलते हैं। तो इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। देन अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये आपको 699 में मिल जाएगी। देन अगेन सिर्फ जनरल स्टडीज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको 449 में अवेलेबल कराए जा रहे हैं। सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जिसमें आपको 16 मंथ्स का करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में मिल रहा है, सो दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट 299 रुपीज़। और अगर आप सिर्फ सी सेट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जिसमें आपको सी सेट की 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, तो दैट इज़ अवेलेबल एट 249 रुपीज़। ठीक है, तो ये सारी के सारी टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लेकर, तो अगेन यहाँ पर जो एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है दैट इज़ 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एक एक करके उन आर्टिकल्स को देखते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है विंडफॉल गेन टैक्स को लेकर, कि विंडफॉल गेन्स टैक्स ऑन ऑयल पुट टू रेस्ट द मूव एंड इट्स सिग्निफिकेंस। देखो यहाँ पर सरकार ने 3 दिन पहले यानी कि मंडे के दिन जो विंडफॉल गेन टैक्स है ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा किस चीज़ के ऊपर ये लगा था जिससे हटाया गया है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल का जो हमारे देश में उत्पादन हो रहा था उसके ऊपर, और साथ ही साथ जो डीजल, पेट्रोल और एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है। ठीक है, डीजल पेट्रोल तो आप समझते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल मतलब ऐसा फ्यूल जो आपका एरोप्लेन्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है एविएशन टरबाइन फ्यूल। इनके एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड द एक्सपोर्ट ऑफ डीजल, पेट्रोल एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल दैट इज एटीएफ, इनके ऊपर जो विंडफॉल गेन्स टैक्स लगता था उसको सरकार ने विड्रॉ कर दिया है। और ये टैक्स ऐसा है जो आज से लगभग 30 महीने पहले, ठीक है, 30 महीने पहले, या आप कह सकते हैं कि लगभग 2.5 साल पहले, जिस समय क्रूड ऑयल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, है ना, और फ्यूल्स के प्राइजेस भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए थे, क्योंकि 2.5 साल पहले आज से क्या हुआ था, जब ये यूक्रेन का इन्वेजन किया था रशिया ने, या आप कह सकते हैं कि यूक्रेन रशिया का जो इशू है, जो कन्फ्लिक्ट है वो शुरू हुआ था, उस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के और बाकी फ्यूल्स के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इसी वजह से सरकार ने ये टैक्स यहाँ पर लगाया था। अभी क्या होता है इसका मतलब, वैसे पहले हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि विंडफॉल गेन टैक्स क्या होता है, बट स्टिल इसको आगे अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए, कंटेक्स्ट समझ गए। आगे देखिए, अब एप्रीहेंशंस अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूल्स इन द डोमेस्टिक मार्केट amid the global energy turmoil at the time had contributed to the decision to import the levy। तो बेसिकली ये टैक्स लगाया क्यों गया था, उस समय इस बात को लेकर एप्रीहेंशंस या आशंकाएं थी कि ये जो ग्लोबल एरिना में, या आप कह सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पर जो एनर्जी का टर्मोइल चल रहा था, तो क्या डोमेस्टिक मार्केट में फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी, इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा आशंकाएं थी। तो इस वजह से जो है ये फैसला लिया गया विंडफॉल गेन टैक्स लगाने का। लेकिन तब से तो अब तक काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। ठीक है, इनिशियल शॉक और सप्लाई कंसर्न्स के बाद अब ग्लोबल ऑयल और फ्यूल का जो सप्लाई है वो स्टेबलाइज हो गया है। इंटरनेशनल क्रूड और फ्यूल के प्राइसेस जो हैं वो भी उस समय के कंपैरिजन में आज काफ़ी कम है, और इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में फ्यूल की जो सप्लाई है वो भी आज की डेट में अच्छी खासी है। ठीक, अब प्राइमरीली इन्हीं कारणों की वजह से, ड्यू टू दीज रीजंस द विंडफॉल गेन्स टैक्स वाज नॉट जनरेटिंग सिग्निफिकेंट रेवेन्यू। ठीक है, इन्हीं कारणों की वजह से ये जो टैक्स है इससे सरकार को कोई बहुत ज़्यादा पैसा या बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिल रहा था। और अगर हम बात करें पेट्रोल एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो लेवी है, मतलब जो ये विंडफॉल गेन टैक्स है, ये 20 जुलाई 2022 से ही ज़ीरो था। डीजल के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात करें तो ये इसी साल मार्च 1 तारीख से
नील था। ATF एक्सपोर्ट्स की बात करें तो विंडफॉल गेन टैक्स जो है वो अगेन रिड्यूस कर दिया गया था टू नील फ्रॉम 2 जनवरी 2024। और डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन की हम बात करें तो ये जो लेवी है इसको डाउन टू ज़ीरो ला दिया गया था 18 सितंबर 2024 को। तो मतलब धीमे धीमे तो ये ऑलरेडी ज़ीरो हो चुके थे। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस देन द टैक्स वाज ऑलरेडी डेड। ठीक है, तो टैक्स जो है वो डेड तो पहले ही हो चुका था, क्योंकि सब में आप देख रहे हैं कि ज़ीरो के आसपास ला दिए थे या ज़ीरो कर दिया था। लेकिन नाउ इट हैज़ बीन बरीड। अब डेड तो पहले ही हो चुका था, अब इसको बरी भी कर दिया है सरकार ने, अब पूरी तरीके से ऑफिशियली ख़त्म कर दिया है। अब इसको जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2022 के दिन, तो उस समय जो डोमेस्टिक क्रूड के प्रोडक्शन के ऊपर विंडफॉल गेन टैक्स लगता था वो कितना था, प्रति टन लगभग 23,250 रुपये के आसपास। ठीक है, और ये लगभग अगर आप एक बैरल का रेट देखें तो उसके हिसाब से $40 प्रति बैरल के आसपास का ये विंडफॉल गेन टैक्स उस समय हुआ करता था। अब उस समय जो कच्चे तेल के दाम थे वो $100 प्रति बैरल से ज़्यादा थे, लेकिन आज की डेट में ये लगभग $75 प्रति बैरल के आसपास है। और आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है, अगर कोई मेजर सप्लाई शॉक नहीं होता है तो। इसके बाद डीजल एक्सपोर्ट्स के ऊपर अगर आप बात करें तो इनिशियली जो लेवी था वो 13 रुपये प्रति लीटर था, और एविएशन टरबाइन फ्यूल और पेट्रोल के ऊपर 6 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, दिस वाज दी विंडफॉल गेन टैक्स जो इस पर लग रहा था। अब ये जो टैक्स है और क्या होता है, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या रैशनल है, वो अगर हम देखें तो ये जो टर्म है दैट इज़ विंडफॉल गेन्स टैक्स, ये यूज़ किया गया है किस चीज़ के लिए। देखिए, ये ऐसे जो सेस होते हैं ना, सेस, ठीक है, ऐसे सेस को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि सेंट्रल एक्साइज के दायरे में आते हैं, और जो लगाया जाता है किसके ऊपर, फ्यूल एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन टू टैक्स द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ फ्यूल एक्सपोर्टर्स एंड ऑयल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं और जो फ्यूल एक्सपोर्टर्स हैं उनको अगर कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, अगर कहीं रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो उन्हीं के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे, तो जो ये फ्यूल एक्सपोर्टर्स थे इनको इंटरनेशनल मार्केट में जब ये फ्यूल एक्सपोर्ट करते थे तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था, तो उसी बहुत ज़्यादा पैसा जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता था उसी के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता था। अब डोमेस्टिक क्रूड ऑयल और ATF एक्सपोर्ट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो विंडफॉल गेन्स टैक्स जो है वो किस फॉर्म में था, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। डीजल और पेट्रोल के लिए ये स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी का कॉम्बिनेशन था, जिसको रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। इसके बाद आगे लिखा गया है ये जो ड्यूटीज़ हैं इनको फोर्टनाइटली यानी कि हर 15 दिन पर रिव्यू किया जाता था, बेस्ड ऑन द मूवमेंट इन मार्जिन ऑन फ्यूल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस। ठीक है, कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूल के प्राइजेस है उसके हिसाब से कितना मार्जिन बन रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से इन ड्यूटीज़ को फोर्टनाइटली रिव्यू किया जाता था कि अगर मार्जिन ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो फिर ये ड्यूटीज़ बढ़ा देते थे, अगर प्रॉफिट कम हो रहा होता था तो ड्यूटीज़ कम कर देते थे। ठीक है, इसके बाद पेट्रोल पर जो लेवी है इसको रिड्यूस किया गया नील इन द फर्स्ट रिवीजन इटसेल्फ। तो जब पहली बार रिवीजन हुआ तभी पेट्रोल में इस ड्यूटी को नील कर दिया गया और उसके बाद इसको कभी भी बढ़ाया नहीं गया। दीज लेवीज वर इम्पोज्ड एज ग्लोबल ऑयल एंड फ्यूल प्राइजेस सर्ज्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। वही मैंने आपको बताया कि इन लेवीज को लगाया क्यों गया, इन टैक्स को इसलिए लगाया गया क्योंकि ग्लोबल ऑयल और फ्यूल के प्राइजेस जो हैं वो जब रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब जो क्रूड ऑयल का एज द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज़ बेंचमार्क्ड टू इंटरनेशनल प्राइजेस। भारत में जो कच्चा तेल उत्पादन होता है, जो कच्चा तेल प्रोड्यूस होता है, उसको बेंचमार्क किया जाता है इंटरनेशनल प्राइजेस के हिसाब से, कि मतलब जितना इंटरनेशनल प्राइजेस होगा उसी हिसाब से उसका भी प्राइस रखा जाता है। तो इसी की वजह से जो डोमेस्टिक ऑयल का प्राइजेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे। तो उसी समय पे जो फ्यूल्स के ऊपर मार्जिन है वो बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ल्यूक्रेटिव थे। तो इसकी वजह से जो रिफाइनर्स हैं उनको लगा कि यार बहुत ज़्यादा इसमें तो फ़ायदा है, पर्टिकुलरली जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं कि उनको लगा कि फ्यूल्स को एक्सपोर्ट करना तो इस समय बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने ये करना शुरू किया। तो इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है
कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में आप देख रहे हैं कि प्राइस ज़्यादा है और आप वहाँ पर उसको बेचना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह से होगा क्या कि हमारे देश में जो फ्यूल की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसी की वजह से कुछ जगहों पर, देश के कुछ हिस्सों में ये देखा गया कि फ्यूल सप्लाई जो है वो डिसरप्ट होने लगा। ठीक है, तो इसीलिए सरकार इस तरीके का टैक्स लगाती है, सो दैट कि अगर कोई बाहर बेचना चाह रहा है तो उसके ऊपर फिर ज़्यादा टैक्स लगेगा तो वो ज़्यादा बाहर नहीं बेचेगा, है ना, और उससे हमारे देश की जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है वो बनी रहेगी। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम टेकिंग अ शेयर ऑफ विंडफॉल्स profits of oil producer and fuel exporters to partly soften the blow of duty cuts on domestic petrol and diesel sales, the government also wanted to ensure enough fuel supply to meet the domestic demand। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि सरकार का मेन मकसद इसमें यही था कि जो इनफ फ्यूल की सप्लाई है वो देश में बनी रहे, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। कई सारे और देशों ने भी इस तरीके के टैक्सेस लगाए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ एनर्जी कंपनीज के ऊपर उस समय पे। अब इसका इम्पैक्ट और सिग्नल की अगर हम बात करें तो कंट्री का जो ऑयल इंडस्ट्री है दैट वाज अंडरस्टूड टू हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट द विंडफॉल टैक्स रिजीम। ठीक है, जो हमारे देश की ऑयल इंडस्ट्री है वो हमेशा ये माना जाता है कि इस टैक्स के हमेशा वो खिलाफ थे। इट वॉज आर्ग्यूड दैट इट लिमिटेड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। तो इससे हुआ क्या, ये कहा जाता है कि इससे जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं उसका प्रॉफिट लिमिटेड हो गया, क्योंकि अगर वो उनके ऊपर ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया जाता तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर बेचते, एक्सपोर्ट करते और ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाते, तो इसकी वजह से उनका प्रॉफिट कम हो गया, पहली बात। दूसरी बात, इट डिस्करेज्ड द एफर्ट्स टू इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन इन अ कंट्री दैट डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स टू मीट मोर देन 85% ऑयल ऑफ इट्स ऑयल नीड्स। तो इससे बेसिकली जो हमारे देश में ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के एफर्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डिस्करेज हुए, क्योंकि जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनको लगा कि अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे भी तो फ़ायदा तो है नहीं, अगर हम कुछ एफर्ट्स करके ज़्यादा प्रोड्यूस करते भी है तो उससे फ़ायदा तो है नहीं, सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगा देगी तो हमें क्या मिलेगा, है ना। तो उस तरीके के एफर्ट जो है वो भी डिस्करेज हुए, और ख़ासकर वो ऐसे देश में, इंडिया की बात हो रही है, ऐसे देश में जहाँ पर हम अपनी ऑयल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 85%, 85% तक हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, मैंने आपको ये बात बहुत बार पहले भी बताई है कि क्रूड ऑयल या कच्चे तेल के हम लोग क्या हैं, शुद्ध आयातक। वी आर द नेट इंपोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल। लेकिन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, एटीएफ हो, या और भी जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनके वी आर द नेट एक्सपोर्टर, शुद्ध निर्यातक है हम लोग उन चीज़ों के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इन लेवीज का फ्रीक्वेंट रिव्यू किया गया उसकी वजह से जो टैक्सेशन है वो भी अनप्रेडिक्टेबल हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंट रिव्यूज़ किया गया, है ना, मार्जिन के हिसाब से कभी ड्यूटीज़ बढ़ाई गई, कभी कम की गई, तो उन सब चीज़ों की वजह से भी टैक्सेशन अनप्रेडिक्टेबल हो गया। कंपनीज को ये नहीं पता लग रहा था कि हमें अब टैक्स का रिव्यू होगा तो कितना टैक्स देना होगा, है ना। अब जो विंडफॉल गेन टैक्स है वो लगभग, अगर हम FY23 2022-23 की बात करें तो 25,000 करोड़ तक पहुंच गया था, मतलब इतना सरकार को इससे पैसा मिला। लेकिन FY24 में अगर हम बात करें तो 13,000 करोड़, और FY25 यानी कि 24-25 में अभी तक ये 6,000 करोड़ रुपए रहा है। अब इसके बाद द प्रोविजन टू चेंज द टैक्स लेवल हाउएवर कंटिन्यूड टू बी इन प्लेस इवन एज द लेवी इटसेल्फ वाज निल। ठीक है, अब ये जो लेवी थी, जो ये विंडफॉल गेन टैक्स था, जब ये निल हो गया उसके बाद भी एक प्रोविज़न ये था कि जो टैक्स के लेवल है उसको चेंज करने का, उसको बदलने का प्रावधान जो है वो कंटिन्यू रहा। और अभी जो ये सरकार ने कदम उठाया है इसके साथ ही द गवर्नमेंट हैज़ इफेक्टिवली विड्रॉन दोज प्रोविजंस एज वेल। तो सरकार ने ये वाले जो प्रोविजंस हैं टू चेंज द टैक्स लेवल्स, इसको भी विड्रॉ कर लिया है। अब इससे क्या होगा कि जो हमारे देश की ऑयल इंडस्ट्री है उसको ये एश्योरेंस मिलेगा कि जो टैक्सेशन रिजीम है दैट विल बी प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल, कि अब उनको पता रहेगा कि जो टैक्स उनको पे करना है वो कितना है, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं और वो स्टेबल रहेगा, अब उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे। अब जो ये विंडफॉल गेन टैक्स को स्क्रैप किया गया है मे नॉट हैव अ नोटेबल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल्स ऑफ द डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं जैसे कि ONGC है, ऑयल है, या फिर जो मेजर फ्यूल एक्सपोर्टर्स हैं जैसे रिलायंस या नयारा एनर्जी, इनके ऊपर हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा
फाइनेंशियल इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन ये एक ऐसा सिग्नल है जो इशारा करता है टूवर्ड्स अ रिलायबल एंड प्रेडिक्टेबल टैक्सेशन। ठीक है, एक तो इस तरफ इशारा करता है कि सरकार जो है वो अब ये इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करती है दैट अ हार्ड टू मैनेज सर्ज इन ऑयल एंड फ्यूल प्राइजेज एंड सप्लाई शॉक्स आर अनलाइकली गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, कि जो ये फ्यूल और ऑयल के प्राइजेज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी, जो सर्ज आ गया था जिसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, ठीक है वो, और जो फ्यूल की सप्लाई में जो शॉक्स हैं वो आने वाले समय में नहीं होंगे, है ना। सरकार का ने जो ये कदम उठाया है वो इस बात की तरफ सिग्नल देता है, इशारा करता है। आई होप क्लियर है बात। ठीक है, तो विंडफॉल्स गेन टैक्स क्या होता है, क्यों इसको लगाया गया था, क्यों अब हटाया गया है, आई होप पूरी तरीके से ये इशू आपको क्लियर हो गया होगा। इस इशू को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में लेंगे। क्लियर है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो बात करता है अबाउट द लेक इफेक्ट स्नो। ठीक है, लेक इफेक्ट स्नो एक ऐसा फिनोमेना है जो कि ग्रेट लेक्स, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स का रीजन है वहाँ के आसपास फ्रीजिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है जो अप स्टेट न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क का जो अप स्टेट मतलब जो नॉर्दर्न वाला रीजन है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न वाला, पेनिसिल्वेनिया का रीजन है, ओहायो और मिशिगन का रीजन है, विच इज सिचुएटेड अलॉन्ग द ग्रेट लेक्स हैव सीन। अच्छा, ग्रेट लेक्स आपको आई होप पता है जो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर है, मैं भी आपको दिखा दूंगा एक बार। वहाँ पर लगभग पिछले फ्राइडे से 1.2 मीटर्स, है ना, 1.2 मीटर का लेक इफेक्ट स्नो देखने को मिल रहा है। चलो पहले काम करते हैं, लेट अस फर्स्ट सी द ग्रेट लेक्स, देन वी शैल मूव अहेड। देखिए, वैसे आप लोगों ने देखा होगा ये डेफिनेटली, मुझे पता है, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ये अमेरिका है, ठीक है, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका। ये वाली जो आपको ये स्ट्रेट लाइन की एक बॉर्डर दिखाई दे रही है, दिस इज़ द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पर आपको देखिए जो ये लेक्स दिखाई दे रहे हैं, ये लेक्स, ठीक है, विच आर एट दी बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड अमेरिका। तो यही वो लेक्स हैं, देज आर नोन एज द ग्रेट लेक्स। दीज मेनली कंसिस्ट ऑफ द 5 लेक्स। इसमें सबसे पहला जो आपको यहाँ पर लेक दिखाई दे रहा है, दिस इज़ लेक सुपीरियर, दिस इज़ लेक मिशिगन, यहाँ पर है लेक ह्यूरॉन। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो दिस इज़ लेक ईरी एंड दिस वन इज़ योर लेक ओंटारियो। ठीक है, ये 5 लेक हैं एंड दीज 5 लेक्स आर ओनली नोन एज ग्रेट लेक्स। ठीक है, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दैट इज़ लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी एंड लेक ओंटारियो। ठीक है, तो इसी के आसपास जो जगह है, मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क है ना, जो आपका अपर स्टेट्स ऑफ न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क का मतलब जो नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, ठीक है, जो आपका पेनिसिल्वेनिया है, ओहायो है ना, इसी के ऊपर, इसी के जो रीजन्स है नॉर्दर्न साइड में, वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, मैंने बताया लेक इफेक्ट स्नो, है ना। अब ये हो क्या रहा है, द मूवमेंट ऑफ अ कोल्ड एयर मास अक्रॉस स्ट्रेचेस ऑफ वार्म लेक वाटर triggers the lake effect, a phenomena that has captivated weather experts। यानी कि जो ये लेक्स हैं इनका पानी कंपैरेटिवली गर्म है, इनके ऊपर से कोल्ड एयर मास का जो मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ नोन एज द लेक इफेक्ट, और इसकी वजह से यहाँ पर स्नो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसने वेदर एक्सपर्ट्स को भी इंटरेस्ट, इस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट उनका भी बनाए रखा है। लेक इफेक्ट स्नो ये रिलेटिवली नैरो बैंड्स में होती है दैट डंप कॉपियस अमाउंट्स ऑफ स्नो। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्नो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। द फिनोमेना कैन ड्रास्टिकली इंक्रीज स्नोफॉल टोटल्स एंड इट मे स्लैम वन एरिया एंड लीव अनदर जस्ट माइल्स अवे अनटच्ड। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि एक तो स्नोफॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है
और कहीं पर ऐसा होता है कि एक एरिया में बहुत ज़्यादा स्नो होगी और दूसरे एरिया में कुछ भी नहीं होगा। अब जो ग्रेट लेक्स के अलोंग जो लोग रहते हैं, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स है अलोंग द यूएस एंड कनाडा बॉर्डर, दे आर ब्रेसिंग देमसेल्स फॉर इवन मोर स्नोफॉल इन द कमिंग डेज। तो उन लोगों को पता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर और ज़्यादा बर्फबारी या स्नोफॉल हो सकता है, तो वो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अब ये लेक इफेक्ट कैसे ट्रिगर होता है, तो अमेरिका में जो लेक इफेक्ट है टिपिकली बिगिन होता है, टिपिकली शुरू होता है व्हेन द कोल्ड एयर ऑफन जो कनाडा की तरफ से ब्लो करती है ओवर द ग्रेट लेक्स वार्मर वाटर्स। ग्रेट लेक का जो वार्मर वाटर है उसके ऊपर से जब ये कनाडा की तरफ से आने वाली कोल्ड एयर ब्लो करती है, तब ये लेक इफेक्ट जो है वो शुरू होता है। अब जो लेक से वार्मिंग एयर है वो क्या करती है, दैट then pushes the moisture in the sky higher into a zone most conducive to snowfall because of its temperature। ठीक है, तो जो वार्मर एयर है लेक से वो ऊपर उठती है ना, वो मॉइस्चर को ऊपर भेजती है स्काई में, और वो स्काई में इतना ऊपर उस मॉइस्चर को भेज देती है कि जो ऐसे जोन में पहुंच जाता है कि जहाँ से स्नोफॉल हो सकती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। एंड दैट क्रिएट्स अ क्लाउड्स कैपेबल ऑफ डंपिंग लॉट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन डाउनविंड। तो उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा ऐसे क्लाउड्स वहाँ पर बनते हैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है। अब लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, या मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया इन्होंने कि मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर नीडेड फॉर लेक इफेक्ट स्नो डज नॉट एक्चुअली कम फ्रॉम द लेक्स बट रादर फ्रॉम द कोल्ड एयर दैट ब्लोज ओवर देम। कि ये लेक इफेक्ट के लिए जितने भी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है वो लेक्स से नहीं आता। वो मॉइस्चर कहाँ से आता है, उन लेक्स के ऊपर जो वो जो आपकी ये कोल्ड एयर ब्लो करती है, ठीक है, जो कोल्ड एयर ब्लो करती है वो लेक्स के ऊपर, उससे मॉइस्चर मिलता है। और ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लेक्स जो है दे आर अ ट्रिमेंडस सोर्स ऑफ मॉइस्चर। इन प्रैक्टिस वी एक्चुअली नीड द एयर टू एक्चुअली हैव इनफ मॉइस्चर इन इट बिफोर इट रियली स्टार्ट्स गोइंग ओवर द लेक्स। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि जो मॉइस्चर है वो लेक से नहीं आता। मॉइस्चर कहाँ से आता है, जो उसके ऊपर वो कोल्ड एयर ब्लो करती है उससे। अब हाउ डज द मॉइस्चर लेडन एयर लेड टू स्नोफॉल। अब इस तरीके की जो मॉइस्चर कैरी करने वाली हवा है उससे कैसे स्नोफॉल हो सकता है, तो अगर कंडीशंस राइट कंडीशंस हैं, तो जो राइजिंग मॉइस्चर लेडन एयर है दैट कॉजेज क्लाउड्स टू फॉर्म दैट कुड ब्रिंग सम रियली इंटेंस स्नोफॉल रेट्स। ठीक है, अगर कंडीशंस सही हैं तो जो राइजिंग एयर है विच ऑल्सो इज कैरिंग द मॉइस्चर, वो ऐसे क्लाउड्स फॉर्म करती है कि जिससे इंटेंस स्नोफॉल हो सकता है। द रिजल्ट्स टिपिकली आर थिन बैंड्स ऑफ क्लाउड्स दैट कैन प्रोड्यूस हैवी स्नोफॉल। ठीक है, थिन बैंड्स ऑफ क्लाउड्स बनते हैं, हैवी स्नोफॉल ये कर सकते हैं 5 to 8 सेंटीमीटर पर आवर और समटाइम्स इससे ज़्यादा भी। और क्योंकि ये बैंड्स जो हैं वो काफ़ी नैरो हैं, तो टाउन्स नियर ईच अदर कुड सी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन स्नोफॉल टोटल्स। क्योंकि बहुत कम एरिया में जो है वो मतलब एक बैंड के रूप में जो है वो बर्फ़ पड़ती है और काफ़ी नैरो बैंड वो रहता है। अब इसके बाद इन्होंने लिखा है कि लेक इफेक्ट स्नो को फोरकास्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि विंड की डायरेक्शन में अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो कैन हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन वेयर द हैवीएस्ट स्नोफॉल्स। ठीक है, तो उसके अगर विंड की डायरेक्शन में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उस वजह से मेजर इम्पैक्ट हो सकता है कि कहाँ पर जो है वो ज़्यादा स्नोफॉल होगा। इज़ द लेक इफ़ेक्ट कॉमन टू द ग्रेट लेक्स। तो क्या ये जो लेक इफ़ेक्ट है ये उस ग्रेट लेक्स के एरिया में कॉमन है, तो लेक इफ़ेक्ट स्नो गोज़ हैंड इन हैंड विद लिविंग नियर अ ग्रेट लेक। यानी कि अगर आप ग्रेट लेक के पास रह रहे हैं तो वहाँ पर ये फिनोमेना रहेगा। कई सारे केसेस में लगभग 30 से 61 सेंटीमीटर ऑफ स्नो जो है वो फॉल करेगी, लेकिन ओकेजनली ये कभी कभी हाथ से बाहर भी हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। नवंबर 2022 की अगर हम बात करें तो लेक इफेक्ट स्टॉर्म की वजह से 1.8 मीटर्स ऑफ स्नो जो है वो वेस्टर्न न्यूयॉर्क में हुई थी। एंड दोज विंटरी स्टॉर्म वर द वर्स्ट इन न्यूयॉर्क सिंस एट लीस्ट नवंबर 2014 when some communities south of Buffalo were hit with 2.1 meters of snow over 3 days, collapsing roofs and trapping drivers on a stretch of the New York State Thruway। ठीक है, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ कभी कभी गिर जाती है
जैसे 2014 में बताया गया है कि 2.1 मीटर्स ऑफ स्नो, 3 दिन में इतनी ज़्यादा बर्फ़, 2.1 मीटर, ठीक है। 2.1 मीटर का मतलब होता है 7 फीट, 7 फीट ऑफ स्नो, इतनी ज़्यादा स्नो रह गई हो गई वहाँ पर, है ना। और 2022 में बताया गया है कि 1.8 मीटर्स ऑफ स्नो, यानी कि लगभग 6 फीट के आसपास। और अभी भी अगर हम बात करें तो 1.2 मीटर्स तो हो चुका है, यानी कि 4 फीट के आसपास तो बर्फ़ वहाँ पर अभी भी गिर चुकी है, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक इफेक्ट स्नो, ठीक है। ये नॉर्मल स्नोफॉल नहीं है, लेक इफेक्ट स्नोफॉल है, क्लियर। और ये उसी रीजन में देखने को मिलता है जहाँ पर आपको ग्रेट लेक्स मैंने अभी दिखाए, क्लियर है बात। चलिए, इसको आप लोग क्लाइमेट में ले सकते हैं, है ना, क्लाइमेट का ही एक फिनोमेना है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन कैप एंड केमिकल्स बैन, वाई ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स कोलैप्स्ड। देखो, यहाँ पर कुछ देश या कई सारे देश जो हैं वो एक लैंडमार्क ट्रीटी ऑन टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसको लेकर क्या कर रहे थे, नेगोशिएशंस कर रहे थे। लेकिन दीज नेगोशिएशंस फेल्ड टू रीच एन एग्रीमेंट, ठीक है। 1 दिसंबर के दिन क्या हुआ कि ये नेगोशिएशंस किसी एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाए। 100 से ज़्यादा देश जो हैं वो ये चाहते थे कि प्लास्टिक प्रोडक्शन के ऊपर कर्ब लगाया जाए, मतलब प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन कुछ हैंडफुल ऑफ ऑयल प्रोड्यूसर्स थे, कुछ गिने चुने गिनती के कुछ ऐसे देश थे जो ऑयल प्रोड्यूसर्स थे, दे वर प्रिपेयर्ड ओनली टू टारगेट प्लास्टिक वेस्ट। वो सिर्फ इस बात के लिए तैयार थे कि सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट को टारगेट किया जाएगा, प्रोडक्शन को नहीं। इस वजह से ये जो नेगोशिएशन था वो फेल हो गया। अब ये जो 1 हफ्ते की लंबी बातचीत चली, जिसमें लगभग 200 के आसपास देश शामिल थे, ये बातचीत हुई कहाँ पर है, मैंने आपको बताया था साउथ कोरिया के बुसान में। और ये 5th राउंड ऑफ नेगोशिएशंस था मार्च 2022 से, जब यूनाइटेड स्टेट्स के एनवायरनमेंट असेंबली ने एग्री किया था कि वो एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ऑन प्लास्टिक्स पॉल्यूशन लेके आएंगे 2024 तक। हालांकि 2024 के अंत तक तो नहीं आ पाए। अब इसके बाद जो ड्राफ्ट टेक्स्ट के ऊपर डिस्कशंस हैं, है ना, ट्रीटी का जो ड्राफ्ट टेक्स्ट है उसके ऊपर जो डिस्कशंस हैं वो अब अगले साल कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर ये नेगोशिएशंस क्यों फेल हुए, देखो, तो मेन डिस्प्यूट यहाँ पर क्या था, रिगार्डिंग द डिमांड फॉर प्लास्टिक कैप गोल्स in the final treaty along with clear language on elimination of certain plastic chemicals and products। तो मेन डिस्प्यूट इस बात को लेकर था कि डिमांड ये थी कि जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन के ऊपर कैप यानी कि प्रोडक्शन के ऊपर एक लिमिट, वो फाइनल ट्रीटी में हो, और साथ ही साथ कुछ प्लास्टिक केमिकल्स और प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाया जाए, कुछ एलिमिनेशन उनको किया जाए, उसको वो भी क्लियर लैंग्वेज में वहाँ पर मेंशन हो। ये डिमांड जो है वो 100 से ज़्यादा देशों ने पुश की, जिसमें कुछ अफ्रीकन और लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी थे, और ज़्यादातर मोस्ट कंट्रीज जो है वो यूरोपियन यूनियन की थी। लेकिन इस प्रपोज़ल को या इस डिमांड को अपोज किया गया बाय अ कोलिजन ऑफ इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, कुवैत, रशिया और ईरान, क्योंकि ये ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। इन्होंने आर्ग्यू ये किया कि दैट द इंक्लूजन ऑफ प्रोविजंस ऑन प्लास्टिक प्रोडक्शन कट्स would be beyond the mandate of 2022 resolution to end plastic pollution। इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि अगर प्लास्टिक प्रोडक्शन के ऊपर कट लगाने के प्रोविज़न को इंक्लूड किया जाता है तो ये 2022 का जो रेजोल्यूशन है टू एंड द प्लास्टिक पॉल्यूशन, उसके मैंडेट के ये अगेंस्ट है या बियॉन्ड है, तो ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कुवैत का कहना है कि दैट इन अ बिड टू इंक्लूड सच प्रोविजंस इन द फाइनल ट्रीटी the mandate was being stretched for advancing trade restrictions, economic agendas and commercial competition under the guise of environmental action। तो इनका ये कहना था कि अगर ऐसा कोई प्रोविज़न लाया जाता है फाइनल ट्रीटी में, ठीक है, कि प्रोडक्शन को ही कर्ब करने को लेकर, तो इससे होगा क्या, तो इससे होगा ये कि जो आप ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा रहे हैं, ठीक है, आप अपने इकोनॉमिक एजेंडाज यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं, कॉमर्शियल कंपटीशन आप लेके आ रहे हैं, है ना, इन्वायरमेंटल एक्शन के की आड़ में आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया और चाइना भी दो ऐसे देश थे जिन्होंने इस कोलिजन के स्टैंड को सपोर्ट किया, मतलब दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द प्रोडक्शन कैप। अब व्हाट डज द ट्रीटीज ड्राफ्ट टेक्स्ट से,
ट्रीटी का जो ड्राफ्ट टेक्स्ट है वो क्या कहता है, दैट रिफ्लेक्टेड बोथ द पॉइंट्स ऑन कंसेंसस एंड कंटेंशन। तो पॉइंट्स ऑफ कंसेंसस ये थे, कंसेंसस का मतलब है जिस बारे में एक राय, एक आम सहमति बनी। पॉइंट ऑफ कंसेंसस इंक्लूडेड proposing a ban on open dumping and open burning for sustainable waste management। ठीक है, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ओपन डंपिंग और ओपन बर्निंग, इसके ऊपर बैन को प्रपोज किया गया। इस बात को लेकर तो कंसेंसस बनी यहाँ पर, है ना। और जो ड्राफ्ट टेक्स्ट है उसमें प्लास्टिक और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की भी क्लियर डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, लेकिन इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट डेफिनेशंस ऑफ कंटेंशियस इशूज़। कुछ ऐसे इशूज़ जो कंटेंशियस रहते हैं, विवादास्पद रहते हैं, जैसे कि माइक्रो प्लास्टिक्स, नैनो प्लास्टिक्स, प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स, रिसाइकलिंग, इनकी कोई क्लियर डेफिनेशन वहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। इसके बाद डिस्पाइट पुशबैक फ्रॉम कंट्रीज सच एज सऊदी एंड कुवैत, द ड्राफ्ट टेक्स्ट इंक्लूडेड ऑप्शंस टू इंक्लूड अ गोल टू रिड्यूस द प्लास्टिक प्रोडक्शन आफ्टर द ट्रीटी इज़ फाइनलाइज्ड। कुछ देशों ने जो इसका अपोज किया, जैसे सऊदी और कुवैत, उसके बावजूद ड्राफ्ट टेक्स्ट में कुछ ऐसे ऑप्शंस थे कि एक ऐसा गोल इंक्लूड किया जाए कि जिससे प्लास्टिक प्रोडक्शन को कम किया जाए जब ये ट्रीटी फाइनलाइज हो जाए उसके बाद। इसके बाद इसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक और शॉर्ट लिव्ड प्लास्टिक्स के भी रेफरेंस जो हैं वो इस ट्रीटी के ड्राफ्ट टेक्स्ट में मेंशन थे। अब इंडिया का स्टांस या इंडिया का जो मतलब रुख रहा है उसकी हम बात करें तो इंडिया का जो स्टांस और इंटरवेंशंस हैं दैट सेंटर्ड ऑन इश्यूज सच एज वेरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंट्रीज इन एड्रेसिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए जो अलग अलग देशों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में भारत का यहाँ पर इंटरवेंशंस और स्टांस उसके मतलब केंद्रित रहा, उसके इर्द गिर्द रहा। द कंट्री फोकस्ड ऑन द राइट टू डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज एंड द नीड फॉर प्रोविजन ऑफ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट। तो हमारा जो फोकस था दैट वाज ऑन द राइट टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज, कि हर देश का जो विकास का आधार है, विकास का जो अधिकार है, डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज का जो राइट है उसके ऊपर फोकस रहा। और साथ ही साथ ये भी बात की गई कि टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए कि टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए उसमें इंक्लूडेड हो। साथ ही साथ इट ऑल्सो हाईलाइटेड दैट द स्कोप ऑफ द ट्रीटी शुड बी वेल डिफाइंड सो एज नॉट टू ओवरलैप विद एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स। तो उसमें यह भी कहा गया कि ट्रीटी के जो भी स्कोप है, जो भी ट्रीटी का दायरा है, वो भी वेल डिफाइंड होना चाहिए ताकि जो बाकी इस तरीके के मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ ये ओवरलैप ना करे। इंडिया ने अपने जो स्टैंड है वो ओपनिंग प्लेनरी में ही जो है वो क्लियर कर दिया था, आउटलाइन मतलब बता दिया था कि हमारा ये विचार है, ये रुख है। इसने ये कहा था दैट इट डिड नॉट सपोर्ट एनी आर्टिकल्स ऑन सप्लाई रेफरिंग टू द डिस्कशंस ऑन कर्बिंग प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन को कर्ब करने की बात आई तो इंडिया ने ये साफ साफ कहा कि हम सप्लाई के ऊपर किसी भी आर्टिकल को सपोर्ट नहीं करते हैं। द इंडियन डेलीगेशन ऑल्सो सेड द सस्टेनेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन एट अ ग्लोबल और नेशनल लेवल वॉज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये भी कहा गया कि जो सस्टेनेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, वो भी पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है एंड मे बिकम अ मेथड फॉर इम्पोजिंग अ कैप ऑन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड प्राइमरी पॉलीमर्स। और ये एक तरीका बन सकता है, एक मेथड बन सकता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं या प्राइमरी पॉलीमर्स हैं, उनके प्रोडक्शन के ऊपर एक लिमिट या एक कैप लगाई जा सकती है। इंडिया के अनुसार जो प्राइमरी पॉलीमर्स का प्रोडक्शन है दैट वाज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये प्लास्टिक पॉल्यूशन से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है एंड देयर शुड बी नो टारगेट्स ऑन पॉलीमर और प्लास्टिक प्रोडक्शन। तो इसीलिए प्लास्टिक और पॉलीमर प्रोडक्शन के ऊपर किसी प्रकार का कोई टारगेट नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर टारगेट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनसे डायरेक्टली जो है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं होता है, ऐसा इंडिया का कहना है। इंस्टेड द फोकस शुड बी ऑन रिड्यूसिंग द प्लास्टिक पॉल्यूशन। फोकस जो है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के ऊपर होना चाहिए। और बातचीत के अंत में इंडिया ने यह भी कहा है कि दैट अ बैलेंस हैज़ टू बी स्ट्रक बिटवीन प्रिवेंटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्टिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। कि एक बैलेंस बनाना होगा बिटवीन प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी कि जो प्लास्टिक का प्रदूषण है उसको प्रिवेंट करने और
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ उनके प्रोडक्शन में, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ तो डेवलप मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो तो डेवलप करेंगी, वो तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करेंगी, है ना। तो उसके लिए जो ज़रूरतें हैं उनको, अगर उनको प्लास्टिक प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है तो उनको करने दिया जाए, लेकिन ध्यान ये रखा जाए कि प्लास्टिक पॉल्यूशन ना हो रहा हो। जैसे इंडिया ने कहा है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन या पॉलीमर के प्रोडक्शन से, प्राइमरी पॉलीमर्स के प्रोडक्शन से प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा पॉलीमर या प्लास्टिक प्रोडक्शन के ऊपर टारगेट नहीं होना चाहिए, बल्कि टारगेट किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए, फोकस किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो मेन मुद्दा था वो यही था कि कुछ देश चाहते थे कि प्लास्टिक प्रोडक्शन को कम किया जाए क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है, लेकिन कुछ देश इंक्लूडिंग इंडिया वो ये कहते थे कि वेस्ट को मैनेज किया जाए, जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको मैनेज किया जाए, क्योंकि दैट कंस्टिट्यूट्स द मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन। अब यहाँ पर प्लास्टिक पॉल्यूशन इन नंबर्स की अगर हम बात करें तो 430 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है वो हर साल प्रोड्यूस होता है, और जिसमें से 2/3 शॉर्ट लिव्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत जल्द वेस्ट बन जाता है। 10% ऑफ द प्लास्टिक एवर प्रोड्यूस्ड हैज़ बीन रिसाइकिल्ड सो फार, मतलब जितना भी प्लास्टिक अभी तक प्रोड्यूस हुआ है उसका सिर्फ 10% रिसाइकिल हुआ है। 11 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है वो सेंट्रली करेंटली एंटरिंग द ओशियन एनुअली, यानी कि ओशियंस में हर साल 11 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है वो पहुंच रहा है। 46% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज़ लैंड फिल्ड एंड 17% इज़ इंसिनरेटेड, यानी कि 46% जो है उसकी लैंड फिलिंग होती है और 17% को जलाया जाता है। और 20 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक लिटर एंड अप इन दी एनवायरनमेंट एवरी ईयर, हर साल एनवायरनमेंट में 20 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक लिटर, प्लास्टिक का जो कचरा है वो एनवायरनमेंट में हर साल आता है। तो इसलिए प्लास्टिक पॉल्यूशन इज़ अ वेरी बिग इशू। ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, उसी तरीके से प्लास्टिक पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो अ बिग इशू, बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है, इसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल आप लोग इस आर्टिकल को आई होप समझ गए होंगे, और इसको आप जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट में लेंगे पॉल्यूशन के अंतर्गत। ठीक है, और पॉल्यूशन में भी आप चाहें तो प्लास्टिक पॉल्यूशन के अंदर इसको ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए हम लोग सेशन को इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से यह याद दिला दूं कि अगर आप लोग 2025 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ में आप लोग ज़रूर एनरोल करें। अगर आप सिर्फ जीएस और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है 699 में। ओनली जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ है 449 में। सिर्फ करंट अफेयर्स की अवेलेबल है 299 में, और सीसैट के 10 फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल हैं 249 में। तो जिसमें भी आप एनरोल करना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम। ऐप और वेबसाइट में हमारे ये लिस्टेड है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। और कोई डाउट अगर आपके मन में है तो यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट करके अपने जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। और आप ऐप के थ्रू हमारे वीडियोस को डाउनलोड ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपने ऐप का आप यूज़ करते हैं, आपने किसी भी हमारे वीडियो कोर्स में अगर एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी। और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा इस तरीके से कि ये सेशंस जो हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ और सजेशंस, फीडबैक आप देना चाहें तो वो भी कमेंट्स के थ्रू ज़रूर अब तक अपनी बात पहुँचाएँ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ से भी ज्वाइन कर पाएंगे, या फिर सिंपली इस QR कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस या इनर सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।